आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन एफ ऑफ बोर्ड पेपर 2। ठीक है, चलिए यहां से शुरू करते हैं। सेक्शन एफ में सबसे पहले हम क्वेश्चन गो थ्रू करना चाहिए, तो हम क्वेश्चन गो थ्रू करते हैं। सेक्शन एफ में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज डायरेक्टेड, ईच क्वेश्चन कैरीज 11 मार्क्स फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस डेटेड ऑन 31st March 2023। adjustments prepare final accounts of partnership firm of Modi and Patil। चलिए समझ में आता है कि मोदी और पाटिल दोनों पार्टनर्स थे, उनका फाइनल अकाउंट्स बनाना है। चलिए ठीक है, पढ़ते हैं हमको। ट्रायल बैलेंस 31st March 2023, द पार्टनरशिप फर्म ऑफ मोदी एंड पाटिल का ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक 30,000, परचेज 4 लाख, डेटर्स 1,50,000, कैश इन बैंक 12,000, रेंट एंड टैक्स 3,000, इंश्योरेंस प्रीमियम 9,000, सैलरी 42,000, 18,000 इनवर्ड, 21,000 carry outward, recoverable claims 2,000, loss by fire 3,000, advertisement suspense 4,500, furniture and fittings 23,000, office equipment 10,000, tender deposit 6,000, bills receivable 10,500, bad debt 4,000 and electricity deposit expense 2,000। लाइट साइड देख लेते हैं। मोदी 50,000, पाटिल 50,000, दोनों का कैपिटल इतना है, क्रेडिटर्स 50,000 और सेल 6,000। एडजस्टमेंट गो थ्रू कर लेते हैं। ये 5 एडजस्टमेंट हैं। क्लोजिंग स्टॉक अब सम ने पढ़ लिया है। एडजस्टमेंट्स आप एक बार गो थ्रू कर जाइए, 2 सेकेंड पॉज करके। चलिए अब पहली बात जो हमें करनी है वो ये है, स्टेप बाय स्टेप सम करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि जिसका जिसका एडजस्टमेंट है उसको पहले नंबर दे देंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक अपने आप में एडजस्टमेंट है जिसका ट्रायल बैलेंस में कोई इफेक्ट नहीं होता। आप सब जानते हैं क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता है, तो इसको हम राउंड कर देंगे। सेकेंड थिंग, परचेज बिल ऑफ 15,000 इज रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर वाज नॉट रिकॉर्डेड। तो इसकी एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। करेक्ट, तो परचेज और क्रेडिटर दोनों में इसकी इफेक्ट आएगी, उसका रिकॉर्ड करना रह गया था तो हम दोनों में रिकॉर्ड करेंगे। तो यहां परचेज में उसकी इफेक्ट आएगी, दैट इज एडजस्टमेंट नंबर 2, और क्रेडिटर में उसकी इफेक्ट आएगी एडजस्टमेंट नंबर 2। नेक्स्ट आते हैं। उसके बाद क्या होगा, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स ऑफिस एंड इक्विपमेंट्स। तो इसकी एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर एंड फिटिंग्स एंड टू ऑफिस इक्विपमेंट्स। करेक्ट, तो दो डेप्रिसिएशन का यहाँ पे कोई अकाउंट हो तो हमें पहले वो देखना है। डेप्रिसिएशन कोई अकाउंट नहीं है तो उसमें नहीं जाएगी, सिर्फ फर्नीचर एंड फिटिंग्स और ऑफिस और इक्विपमेंट्स इन दोनों में उसकी इफेक्ट जाएगी। तो यहाँ एडजस्टमेंट नंबर 3 लिख देते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। 10,000 पेड इन एडवांस फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर मान लीजिए इंश्योरेंस प्रीमियम आपको चुकाना है, अब मैं यहाँ वन नोट भी ले लेता हूँ अगर में उसकी जरूरत पड़े तो मैं वन नोट भी ले लेता हूँ। देखिए आपने मान लीजिए कि इंश्योरेंस प्रीमियम चुकाया, एज्यूम आपने पूरा इंश्योरेंस प्रीमियम चुका दिया। अब इंश्योरेंस प्रीमियम हमने कितना चुकाया है सर, हम उस पर ध्यान देते हैं। चलिए हमने टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम कितना चुकाया है अभी तक, तो हमने इंश्योरेंस प्रीमियम 9,000 रुपए का चुकाया है और कहा जा रहा है कि उसमें से 1,000 रुपए अगले साल के। तो यूं समझिए कि आपने ये समझ लीजिए कि आपके 2 साल हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब 2 साल मतलब आपने साल के बीच में किसी पर्टिकुलर डेट को, समझिए 1/7 को या 1/10 को, जो भी डेट होगी उस डेट को आपने इंश्योरेंस चुकाया, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा, सामने टू बैंक या कैश जो भी है वो क्रेडिट होगा, और 9,000 रुपए आपने टोटल चुकाए थे। फिर ईयर एंडिंग 31 मार्च को आपको पता चला कि भैया इसमें से 1,000 रुपए, जो 9,000 रुपए हैं उसमें से 1,000 रुपए तो नेक्स्ट ईयर का है, मतलब एडवांस में चुकाया गया है, तो वो इस साल का एक्सपेंस तो नहीं होगा, तो गलती से इसमें डेबिट हो गया है, तो हमें उसे निकालना होगा। तो हमें इस डेट को एक एंट्री करनी होगी कि इंश्योरेंस एक्सपेंस में से हमें 9,000 में से 1,000 रुपए अगले साल के हैं, तो वो हमारा वो इस साल का एक्सपेंस नहीं है, और एज पर मैचिंग कॉन्सेप्ट
जो इस साल का एक्सपेंस होता है वही इस साल में डेबिट होता है। 9,000 में से 1,000 रुपए तो इस साल का लाभ तो है नहीं, तो इस साल डेबिट होना नहीं चाहिए, तो हमने उसे क्रेडिट करके निकाल दिया। और सामने वो नेक्स्ट ईयर का बेनिफिट है, तो वो एक एसेट हो गई, तो हमने इसको प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से, प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस के नाम से डेबिट कर दिया 1,000 रुपए। गॉट इट? तो एंट्री क्या होगी? प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट। करेक्ट, बिकॉज वो इस साल का एक्सपेंस नहीं है, बहुत सिंपल सा फंडा है, वो इस साल का एक्सपेंस नहीं है। तो हमारी एंट्री होगी प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट। अब प्रीपेड इंश्योरेंस का यहाँ पे अकाउंट नहीं है, हमने पूरा पढ़ा था, हमारा सिर्फ इंश्योरेंस एक्सपेंस का अकाउंट है प्रीमियम का। तो चलिए एक काम करते हैं, तो ये जो एडजस्टमेंट नंबर 4 है उसकी ट्रीटमेंट कहाँ होगी? यहाँ पे होगी। तो हमने उसको भी टिक कर दिया कि उसकी इफेक्ट इसमें जाएगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 12% इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन टेंडर डिपॉजिट, मतलब जो हमने यहाँ पे टेंडर डिपॉजिट किया था, कोई टेंडर था जो हमने भरा था गवर्नमेंट का या प्राइवेट कंपनी का, और उसकी हमने कोई डिपॉजिट भरी थी, पर जब उन्होंने हमको प्रोजेक्ट नहीं दिया, तो जो भी इन्होंने टेंडर के हमने पैसे भरे उस पर हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, और 12% इंटरेस्ट मिल रहा है। 12%, चलिए 12% इंटरेस्ट हम लेंगे। अब 12% इंटरेस्ट यहाँ पे कितना आएगा बेटा? 6,000, यानी आप समझिए 6, जो इंटरेस्ट है वो रिसीवेबल है, मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट लेना बाकी है। तो एडजस्टमेंट नंबर 5 की एंट्री क्या होगी? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन टेंडर डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन टेंडर डिपॉजिट। अब कितने रुपए का यहाँ पे इंटरेस्ट आएगा? तो यू समझिए 12 महीने के 12%, तो यहाँ पे आएगा आपका 110। तो 110 से 31 मार्च 6 महीने का, ठीक है, 12 महीने के 12%, यू समझिए अगर ये पूरे 12 महीने हैं, तो 12 महीने के अगर 12% हो, तो 110 को आपने डिपॉजिट लिया है, तो 6 महीने आपने यूज किया, तो 6 महीने के 6% होंगे, तो 6,000 के 6% कितने आएंगे? इट इज 360। तो आपका यहाँ पे इंटरेस्ट आएगा 360। चलिए ये भी हो गया हमारा, एंट्री भी हो गई, अमाउंट भी हो गई। चलिए नेक्स्ट आते हैं। सर डेप पे आपने अमाउंट नहीं गिना, तो चलिए डेप पे भी अमाउंट गिन लेते हैं। देखिए टोटल आपको यहाँ पे बोला गया है कि स्ट्रेट लाइन मेथड है, मतलब बाय कॉस्ट जाएगा। तो आपका यहाँ पे जो अमाउंट आएगा फर्नीचर एंड फिटिंग्स की कॉस्ट प्राइस यहाँ पे दी गई है 30,000 रुपए। स्ट्रेट लाइन मेथड लिखा हो तो हमेशा बाय कॉस्ट, कॉस्ट पे डेप गिनना होता है, और डब्ल्यूडी लिखा हो तो इस पे डेप गिनना होता है। पर अभी मेरी स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो 30,000 पे 5%, इट इज 30,000 पे 5%, इट इज कितना आ जाएगा यहाँ पे बेटा? 1,500 रुपए। और 15,000 का 5% या 15,000 है तो उसका 5% होगा, इट वॉज 750। तो टोटल अमाउंट जो यहाँ पे आएगी वो आएगी 2250। आगे बढ़ते हैं। ना प्रोवाइड 10% बेड डेप रिजर्व ऑन डेटर्स, तो बेड डेप रिजर्व जो हमें यहाँ पे दिया गया है, बेड डेप रिजर्व है ही नहीं, डेटर्स 1.5 लाख के हैं, डेटर्स भी 1.5 लाख रुपए के हैं, उस पर बेड डेप रिजर्व देना है, तो 1.5 लाख के बेड डेप रिजर्व या 6th एडजस्टमेंट आई होप सो, हाँ जी। तो 6th एडजस्टमेंट का हम क्या करेंगे? 1.5 लाख रुपए हैं, 1.5 लाख का 2% यानी 3,000 रुपए आएंगे। अब 3,000 रुपए का आपका बेड डेप रिजर्व क्रिएट करना है, तो एंट्री होगी बेड डेप अकाउंट डेबिट टू बेड डेप रिजर्व अकाउंट, तो ये आ जाएगी 3,000 रुपए। ये इसका एडजस्टमेंट है। चलिए तो ये इसका एडजस्टमेंट है, ये तो इसका 4th का है, ये 1st का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम स्टेप बाय स्टेप सम करेंगे। तो पहला स्टेप क्या था कि हमें सारे अकाउंट बना लेने हैं। लेट्स सी, तो हमने सारे अकाउंट बना लिए। ट्रेडिंग अकाउंट, अच्छा सॉरी, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, यहाँ टाइटल देने के लिए जगह नहीं बची, तो मैंने यहाँ पे ये ट्रेडिंग अकाउंट है। अगर आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं। देखिए ये ट्रेडिंग है, करेक्ट, ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और ये बैलेंस शीट है। अब मैंने तीनों चीजें बना ली हैं। आप टाइटल डाल के ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ पर्टिकुलर कंपनी लिमिटेड, और हम करेंगे एंट्रियां।
और टाइटल डालना तो आपको आता ही होगा, ऐसा मैं एज्यूम कर लेता हूं, आप 12 तक पहुंच चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं स्टेप बाय स्टेप करूंगा। पहले हम लोग अकाउंट बना लेंगे। फर्स्ट स्टेप था हमने सम पढ़ लिया। सेकेंड स्टेप मैंने सबके नंबर डाल दिए जिसके जिसके एडजस्टमेंट थे, करेक्ट, ये फिफ्थ नंबर है। फिर थर्ड स्टेप था, अब थर्ड स्टेप क्या होगा, पहले हम एडजस्टमेंट की इफेक्ट देंगे। तो पहला है हमारा क्लोजिंग स्टॉक 1,05,000 रुपए का। तो 1,05,000 रुपए पहले हम क्या करेंगे, उसकी एंट्री क्या होती है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, करेक्ट, ये एंट्री आती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 1,05,000 रुपए, सही है। हाँ जी, तो ये 1,05,000 रुपए इसकी एंट्री आएगी, तो इसकी इफेक्ट हम देंगे। तो मेरी एंट्री होगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो क्लोजिंग स्टॉक कहां जाता है, जो डेबिट हुआ वो बैलेंस शीट में जाएगा और ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड पे जाएगा। हमेशा क्लोजिंग स्टॉक की दो ही इफेक्ट आती है। क्लोजिंग स्टॉक की एक इफेक्ट आएगी बैलेंस शीट में और एक आएगी ट्रेडिंग में। तो एक ट्रेडिंग में मैंने डाल दी और एक बैलेंस शीट में डालते हैं। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट की ओर आएंगे। A purchase bill of 15,000 was received from creditor but not recorded। तो परचेस का रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो नॉर्मली रिकॉर्ड करना है। नॉर्मल परचेस की एंट्री क्या होती है, परचेस टू क्रेडिटर 15,000 रुपए। तो हम लोग यहाँ पे एंट्री कर लेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। तो परचेज कितने के पहले वो भी देख लेते हैं। तो परचेज यहाँ पे है हमारा 4 लाख रुपए का और क्रेडिटर हमारा जो है 50,000 रुपए। तो देखिए परचेज टू क्रेडिटर हमारी इफेक्ट आएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। तो परचेज जो भी है उसके अंदर परचेज का जो ये बैलेंस है, देखिए इसको डेबिट बोलते हैं, इसे क्रेडिट बोलते हैं, इसको डेबिट बोलते हैं, इसे क्रेडिट बोलते हैं, इसे क्रेडिट बोलते हैं, बैलेंस शीट में उल्टा होता है, इसे क्रेडिट बोलते हैं, इसको डेबिट बोलते हैं। अब परचेज ऑलरेडी 4 लाख रुपए डेबिट था, उसके अंदर ये और डेबिट हुआ तो मेरा प्लस हो जाएगा, बिकॉज बहुत सिंपल सा फंडा है, ये डेबिट है और डेबिट के अंदर मेरी एंट्री भी क्या हो रही है, डेबिट हो रही है, तो डेबिट के साथ डेबिट प्लस होगा। और क्रेडिटर क्या होता है, क्रेडिटर नॉर्मली क्रेडिट होता है बिकॉज क्रेडिटर यहां आता है। तो क्रेडिटर यहाँ पे कितने हैं, 50,000 रुपए का, तो वो ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस है बिकॉज इसको लाइट साइड वाला क्रेडिट साइड बोलते हैं, ऑलरेडी क्रेडिट हुआ है, मैंने और क्रेडिट किया तो ये बढ़ जाएगा, क्रेडिट अनरिकॉर्डेड परचेज, तो ये बढ़ गया। तो डेबिट के साथ डेबिट प्लस कर दिया, क्रेडिट के साथ क्रेडिट प्लस कर दिया, तो आपका बैलेंस आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एडजस्टमेंट की ओर आते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, डेप्रिसिएशन देना है 5% ऑन फर्नीचर फिटिंग्स एंड ऑफिस इक्विपमेंट्स। हमने ऑलरेडी दिया हुआ है तो उसकी एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर एंड फिटिंग्स टू ऑफिस इक्विपमेंट्स। तो इसका 5%, 30,000 का 5% 1,500 रुपए और ऑफिस इक्विपमेंट का 5% 15,000 का 5% 750। तो इन दोनों को प्लस किया 2250। तो अब यहाँ पे एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर एंड फिटिंग्स टू ऑफिस इक्विपमेंट्स। तो चलिए उसको भी ले लेते हैं। तो हमारी एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर एंड फिटिंग्स टू ऑफिस इक्विपमेंट्स। अब यहाँ फोकस करते हैं पहले फर्नीचर एंड फिटिंग्स की जो बैलेंस है 30,000 रुपए है, सॉरी हमारी जो बैलेंस है वो बाहर कितनी है 23,000 रुपए। तो 23,000 रुपए से हम माइनस करेंगे पर गिनेंगे कॉस्ट पे, बिकॉज रीजन क्या है कि स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसलिए ऑन कॉस्ट गिनना होता है। WDE हो तो हम किस पे गिनते हैं 23,000 पे, तो अभी हम किस पे गिनेंगे ऑन कॉस्ट। बात समझ में आ रही है, हाँ जी समझ में आ रही है बिल्कुल। तो 23,000 में से हम 1,500 रुपए निकाल लेंगे, करेक्ट, बिकॉज ये डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस में से हमने क्रेडिट बैलेंस माइनस कर दी तो हमारा ऑटोमेटिकली बैलेंस आ गया। फिर हमने यहाँ पे ऑफिस इक्विपमेंट्स हमारा 10,000 का बैलेंस था, आप बुक में देख सकते हो, तो वो डेबिट बैलेंस था बिकॉज डेबिट साइड पे है। डेबिट बैलेंस में से मैंने क्रेडिट बैलेंस माइनस कर दी, क्रेडिट बैलेंस मैंने माइनस कर दी तो मेरा 9250 आ गया। और अब डेबिट जो डेबिट हुआ है वो पीएल में डेबिट करना होगा बिकॉज ये हमारा ऑफिस एक्सपेंस है। हमने डेप्रिसिएशन यहाँ पे माइनस कर दिया, फिर डेप्रिसिएशन हमने दोनों लिख दिए, दोनों के अमाउंट टोटल 2250 हमने डेबिट कर दिया। एनी डाउट्स? तो डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ तो हमने डेबिट साइड पे डाल दिया, ये दोनों क्रेडिट हुए तो डेबिट में से क्रेडिट बैलेंस माइनस कर दिया। बड़ी सिंपल सा फंडा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं।
नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, 1000 पेड इन एडवांस टू इंश्योरेंस प्रीमियम। ये मैंने आपको भी एंट्री कही थी यहाँ पे वन नोट पे कि इसकी एंट्री आएगी प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट, बिकॉज एक्सपेंस हमें कम करना है और सामने प्रीपेड एक्सपेंस बढ़ाना है, एसेट बढ़ानी है। तो एंट्री क्या होगी, प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट जी। तो प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट टू इंश्योरेंस एक्सपेंस, जो मैंने अभी एंट्री बोली। अब प्रीपेड इंश्योरेंस एक एसेट होती है बिकॉज आपने पहले से एक्सपेंस चुका दिया है, इट इज वन काइंड ऑफ एसेट, तो इसको हम बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लेके जाएंगे। और इंश्योरेंस एक्सपेंस हमारा 9,000 रुपए का बुक में बुक था, आप देख सकते हो। तो वो 9,000 में से 9,000 वो डेबिट थे और ये इंश्योरेंस एक्सपेंस क्रेडिट हुआ है। तो जो 9,000 डेबिट थे उसमें से 1,000 एडवांस माइनस करना है बिकॉज ये क्रेडिट हुआ है। तो डेबिट बैलेंस में से क्रेडिट बैलेंस माइनस करेंगे और 8,000 रुपए बाहर लिखेंगे। सर आपने यहाँ पे ऐसे क्यों लिखा है, बेटा मेरे पास जगह नहीं थी, आपको 9,000 यहां लिखने हैं, 1,000 यहां लिखने हैं, 9,000 में से 1,000 माइनस करके 8,000 बाहर लिखना है। गॉट इट। तो ये 1,000 माइनस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब 12% इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन टेंडर डिपॉजिट, तो इसकी एंट्री क्या होगी, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट अकाउंट। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट कितना हो जाएगा बेटा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट आपका 360 है जो हमने अभी कैलकुलेट किया था। तो इसकी एंट्री क्या होगी, बिकॉज आपको इंटरेस्ट लेना है, आपको इंटरेस्ट लेना है, करेक्ट। तो ये आपका इंटरेस्ट लेने का बनता है, तो ये आपकी एसेट होगी और सामने इंटरेस्ट इनकम, आपकी इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट हो जाएगा, बिकॉज आपको डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट होगा, सामने आपको वो लेना बाकी है, मिल गया होता तो कैश डेबिट होता, तो मिलना बाकी है तो ये आउटस्टैंडिंग डेबिट होगा। तो आपकी इसकी एंट्री क्या आएगी, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन टेंडर डिपॉजिट अकाउंट डेबिट, बिकॉज आपको इंटरेस्ट लेना बाकी है, डेबिट होगा। तो लेना बाकी है तो एसेट है, तो एसेट साइड पे चला जाएगा। और सामने टू इंटरेस्ट ऑन टेंडर डिपॉजिट, तो इंटरेस्ट ऑन टेंडर डिपॉजिट ये इनकम है, बिकॉज लेने आपकी ये इनकम है जो आपने डिपॉजिट दिया था उसमें से ये ब्याज लेने का बन रहा है, तो वो इनकम में जाएगा पीएनएल में, तो वो आपका यहाँ पे दिख गया। एनी डाउट्स। तो इनकम बढ़ी हमने क्रेडिट कर दिया, सामने एसेट बढ़ी हमने डेबिट कर दिया, और टेंडर डिपॉजिट जो है वो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जाएगा। हालांकि मैंने उसको लास्ट में लिखा है, मैंने उसका सिर्फ इंटरेस्ट अलग से रख दिया, अगर आप चाहें तो टेंडर डिपॉजिट अलग से यहां लिख सकते हैं। लेंगे आगे बढ़ते हैं। टेंडर डिपॉजिट वाला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट लास्ट एडजस्टमेंट, बैड डेप करनी है, बैड डेप का रिजर्व मेंटेन करना, तो पीएनएल से पैसा निकाल के रिजर्व में ट्रांसफर करना, तो मैंने उसके लिए एंट्री कर दी बैड डेप अकाउंट डेबिट तो बैड डेप रिजर्व का, मतलब प्रॉफिट उतना कम हो जाएगा और उतना रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या होगी, बैड डेप अकाउंट डेबिट टू बैड डेप रिजर्व। तो ऑलरेडी बैड डेप कितने का है, 4,000 रुपए का, और बैड डेप डेटस कितने के हमारे पास, डेटस हमारे पास पड़े हैं 1.5 लाख रुपए के, तो 1.5 लाख में से हम लोग निकाल लेंगे। बात कर लेते हैं, तो 1.5 लाख का 2%, 3,000 रुपए का बैड, 1.5 लाख का 2%, बिकॉज 1.5 लाख के डेटस है, तो 1.5 लाख का 2% 3,000 रुपीज आते हैं, करेक्ट। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। तो एंट्री आएगी बैड डेप अकाउंट डेबिट टू बैड डेप रिजर्व, तो पुराना बैड डेप जो भी था, तो एंट्री आगे बैड डेप अकाउंट डेबिट टू बैड डेप रिजर्व। आप जिस भी क्लास में गए हैं आपको एक लॉजिक समझा दिया गया होगा कि भाई भैया पीएनएल के अंदर तो एक फॉर्मेट फॉलो करना, दैट इज बीडी ओल्ड जो बैलेंस शीट के अंदर हो, बीडी न्यू जो नया बैड डेप्ट हो, बीडीआर न्यू रिजर्व का जो न्यू पार्ट हो, माइनस बीडीआर ओल्ड, ये फॉर्मेट फॉलो करें और उसका जो आंसर आता है वो फाइनल होता है। बैलेंस शीट के अंदर भी आपको एक फॉर्मेट बोल दिया गया होगा, दैट इज डेटर्स होते हैं, डेटर्स में से बैड डेप न्यू माइनस होती है और बैड डेप रिजर्व न्यू माइनस होती है, करेक्ट। तो मेरे तो दोनों ही बैड डेप न्यू है, बीडीआर न्यू है, तो ये मेरे डेटर्स में से बैड डेप में प्लस हो जाएगा और इसमें से ये
माइनस हो जाएगा, जो भी डेटर्स की बैलेंस होगी उसमें बैड डेट माइनस हो जाएगा। वही मैंने किया है, बिकॉज ये मेरा प्लस होगा बैलेंस बैड डेट के अंदर और यहाँ माइनस होगा। चलिए वही कर रहे हैं, बैड डेट अकाउंट डेबिट। तो देखिए आपका नॉर्मल जो भी बैड डेट था, मेरा बीडी बैड डेट क्या और डेबिट हुआ, डेबिट था ये और डेबिट हुआ तो मैंने प्लस कर दिया, करेक्ट। सामने बैड डेट रिजर्व क्रेडिट हुआ है, अब डेटर्स की बैलेंस डेबिट है, डेबिट में से क्रेडिट बैलेंस माइनस कर दिया तो ये मेरा आंसर आ गया। तो दो तरीके से सोच सकते हैं, एंट्री वाइज भी और फॉर्मेट वाइज भी। फॉर्मेट में क्या करना है, यहाँ प्लस करना है यहाँ माइनस करना है, नो इश्यूज। चलिए नेक्स्ट टाइम मैंने दोनों ही चीजें आपको बता दी। अब हमारा स्टेप 1 हो चुका है, डेट इज हमने सम पढ़ लिया, स्टेप 2 हमने नंबर लगा दिए, स्टेप 3 हमने एडजस्टमेंट की एंट्रियों की इफेक्ट दे दी। अब स्टेप 4 है, जो जो एडजस्टमेंट नहीं है उनकी इफेक्ट अब डालते जाओ बैलेंस शीट के अंदर। तो पहले बैलेंस शीट ऑफ लॉस जिसके अंदर है, तो पहले हम क्रेडिट बैलेंस लेते हैं बिकॉज बहुत सिंपल है। तो पहले कैपिटल इनका ले लेते हैं, मोदी और पाटिल 50,000 50,000। तो ये कहां जाएगा, बैलेंस शीट में लाइट साइड पे मोदी और पाटिल दोनों का बैलेंस आ गया, मैंने अंदर लिखा है बिकॉज प्रॉफिट बांटना बाकी है। तो क्रेडिटर्स को हमने ऑलरेडी डाल दिया एडजस्टमेंट के अंदर। सेल्स 6 लाख का है वो ट्रेडिंग में जाएगा, तो सेल्स 6 लाख का ट्रेडिंग में जाएगा, वो डाल दिया हमने क्रेडिट साइड पे। उसके बाद हमारा क्या हो रहा है, ओपनिंग स्टॉक आ गया, ओपनिंग स्टॉक 30,000 का है, वो ले लेते हैं ऊपर, ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड पे 30,000। नेक्स्ट आते हैं, बिकॉज अब हर चीज की एक ही इफेक्ट आएगी, अब एडजस्टमेंट की 2 इफेक्ट आती है, इसकी तो एक एक इफेक्ट ही आएगी। उसके बाद कैश एंड बैंक, बिकॉज परचेज और डेटर की तो बैलेंस आ चुकी है एडजस्टमेंट के साथ। कैश एंड बैंक 12,000 वो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जाएगा बिकॉज वो एसेट है, तो हमारा नीचे आ गया कैश एंड बैंक बैलेंस 12,000 रुपए। फिर हम नेक्स्ट आते हैं, रेंट एंड टैक्सेस बढ़ा 3,000 रुपए, तो रेंट एंड टैक्सेस हमारा पीएनएल में जाएगा 3,000 रुपए। आगे बढ़ते हैं, इंश्योरेंस की इफेक्ट एडजस्टमेंट में आ चुकी है। सैलरी 42,000 पीएनएल में जाएगा, तो सैलरी 42,000 हमने पीएनएल में डाल दिया। नेक्स्ट हमारा क्या है, कैरेज इनवर्ट या माल गाड़ी भाड़ू से, मतलब कैरेज इनवर्ट कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में, बिकॉज माल मंगवाने का खर्चा है ये, तो वो ट्रेडिंग में जाता है। और कैरेज आउटवर्ड जो है, दैट इज कैरेज आउटवर्ड 21,000 रुपए, ये कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा पीएनएल में 21,000 रुपए, बिकॉज वो माल भेजने का खर्चा है, ये माल मंगवाने का खर्चा है, माल मंगवाने का खर्चा हमेशा ट्रेडिंग में जाता है और माल भेजने का खर्चा हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। फिर रिकवरेबल क्लेम्स, कोई क्लेम्स है जो हमें रिकवर करने हैं, तो ये हमारी एसेट है बिकॉज हमें किसी से लेने हैं, तो ये बैलेंस शीट में एसेट साइड पे चला जाएगा, तो हम बैलेंस शीट में एसेट साइड पे चले जाते हैं। फिर हमारा लॉस बाय फायर है, तो ये पीएनएल में आएगा बिकॉज ये नुकसान है, तो ये पीएनएल में चला जाएगा लॉस बाय फायर। तो हमारा लॉस बाय फायर पीएनएल में चला गया डेबिट साइड पे, बिकॉज ये सारी एक्सपेंस है, ये सारे एक्सपेंस है इसलिए डेबिट साइड पे ही जाएंगे, करेक्ट। बिकॉज ये ट्रायल बैलेंस की जो डेबिट साइड होती है वो 3 जगह जाती है, ट्रेडिंग की डेबिट साइड पे, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे, और बैलेंस शीट भी डेबिट साइड, इट्स ऑल एसेट साइड। आगे बढ़ते हैं, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, अगर एक्सपेंस होता तो हम पीएल में लेके जाते, सस्पेंस मतलब उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट का हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे डाल देंगे, करेक्ट। नेक्स्ट आ जाए, उसके बाद क्या बोला है, फर्नीचर फिटिंग्स और ऑफिस इक्विपमेंट्स तो हमने डाल दिए थे। टेंडर डिपॉजिट जो है ये मैंने नहीं डाली थी 6,000 रुपए की, बिकॉज मैंने उसका सिर्फ इंटरेस्ट डाला था, तो डिपॉजिट भी एक एसेट है, ये मैं बैलेंस शीट में एसेट साइड पे डाल दूंगा, टेंडर डिपॉजिट 6,000 रुपए। नेक्स्ट आ जाते हैं, उसके बाद बिल्स रिसीवेबल 10,500 रुपए, तो बिल्स रिसीवेबल 10,500 रुपए मैंने यहाँ पे डाल देंगे, तो भी एक एसेट है। उसके बाद बैड डेट है, तो बैड डेट हमने ऑलरेडी डाल दी है, तो उसको रिलेटेड हमारा एडजस्टमेंट था यहाँ पे छठा वाला, तो ये मैंने यहाँ पे नंबर नहीं डाला, ये छठा वाला एडजस्टमेंट है। उसके बाद हमारी बात होती है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे हम लोग एक्सपेंस तो पीएनएल में डेबिट साइड पे जाएगा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। तो हमारा पूरा सम कंप्लीट हो गया, हमने स्टेप बाय स्टेप सम किया, पहले हमने सम पढ़ लिया फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप हमने एडजस्टमेंट के नंबर लगा दिए, थर्ड स्टेप हमने एडजस्टमेंट की इफेक्ट हमने यहाँ पे डाल दी थी पहले,
फोर्थ स्टेप जो पेंडिंग लेजर्स थे वो हमने उनकी ट्रेडिंग जिस अकाउंट में जाने वाले थे उस अकाउंट में डाल दिए। उसके बाद अब हम अकाउंट क्लोज करेंगे तो यहाँ टोटल आएगा हमें क्रेडिट साइड टोटल 6,07,05,000 रुपए है और ये शायद कम लग रहा है तो 7,05,000 में हम टोटल डाल दिया। उस 7,05,000 में से हमारा 4,45,000 4,63,000 आएंगे तो 7,05,000 में से 4,63,000 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 2,42,000। तो 2,42,000 ये हमारी कौन सी बैलेंस है? क्रेडिट टोटल ज्यादा है इसलिए डेबिट साइड पे लिखा है तो क्रेडिट बैलेंस हुई तो क्रेडिट बैलेंस हम लोग यहाँ पे क्रेडिट साइड पे उतार देंगे। अब इसका टोटल कितना आएगा 242,360। अगर ये टोटल ज्यादा ना हो तो आई थिंक ये टोटल ज्यादा नहीं है तो अभी के लिए मैं ये 242,360 यहाँ पे लिख देता हूँ। हाँ जी यही टोटल है। अब इसमें हमें माइनस करना है ये एक्सपेंस का बैलेंस तो हम माइनस कर देते हैं। इसका आ जाएगा 8,000 फिर 42,000 बिकॉज ये 9 - 1 है तो ये 8,000 है फिर 42,000 फिर 2,000 तो यहाँ पे कर लेते हैं 8 + 42 दैट इज 50,000 50,000 55,000 55 फिर 65 75 76,000 76 79,000 80,000 80,500 अब 81,250 88,250 अब 2,42,360 में से 88,250 माइनस करेंगे तो आपका बैलेंस आएगा हमारा 154,110 और ये हम इक्वली पार्टनर्स को बांट देंगे तो हमने इक्वली बांट दिया इसको 77,055 इसको डिवाइड बाय 2 करोगे तो इतना फिगर आएगा और वही बैलेंस हम इनके कैपिटल में जोड़ देंगे और उसको प्लस करके जो बैलेंस आएगा उसको बाहर लिख देंगे तो 50,000 प्लस किया तो हमारा लगभग 1,27,055 आ जाएगा। इसका भी सेम आएगा हमने बैलेंस डाल दी। अब इसका टोटल निकालते हैं तो इसका टोटल करिए 127 + 127 + 65 तो टोटल आएगा 319,110 तो ये आपका टोटल आ गया और वही टोटल आपका इस साइड का भी आ जाएगा। अब एक बार ट्राई करिए मैं भी करके देख लेता हूँ 21,500 9250 147 कैलसी पे 2,000 + 6,000 + 4,500 + 10,500 + 1,05,000 + 12,000 + 1,000 + 360 हाँ जी टोटल मैच हो गया। चलिए बैलेंस शीट टैली हो गई मतलब हमारा ये सम कंप्लीट हो गया। एनी डाउट रिलेटेड टू सम्स कमेंट सेक्शन में दे दीजिए मैं आपको क्वेरी सॉल्व करके दे दूंगा। चलिए टुडेज सम आज का जो हमारा सम है वो सेक्शन 48 है। फॉलोइंग बैलेंसेस आर टेकन इन द बुक्स ऑफ समीक्षा लिमिटेड प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2023। चलिए थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। तो इक्विटी का कैपिटल है हमारे पास 14,52,000। लैंड जो है वो हमारे पास है 19,80,000। क्रेडिटर्स जो है वो 3,63,000। करंट इन्वेस्टमेंट 9,90,000। जनरल रिजर्व 3,63,000। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 4,88,000। बिल्डिंग 7 लाख। प्रेफरेंशियल कैपिटल 7,26,000। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 4,29,000। प्लांट एंड मशीन्स 6,60,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 3,63,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 3,30,000। प्रॉफिट एंड लॉस 14,92,000। 15% डिवेंचर 7,26,000। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 7,92,000। लोन ऑफ BOB 7,26,000। स्टॉक 6,60,000। चलिए बात करते हैं इन्होंने क्या बोला है कि सम तो हमने पूरा पढ़ लिया फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में करेंगे। यहां बोला है फॉलोइंग बैलेंस आर टेकन इन द बुक्स ऑफ समीक्षा लिमिटेड प्रिपेयर बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 मतलब क्या हो रहा है? एक फॉर्मेट है जिसके अंदर हमें बैलेंस शीट बनानी होती है एज पर कंपनीज एक्ट। तो उसका पहले आपको फॉर्मेट लर्न कर लेना होगा बिफोर स्टार्टिंग दिस सम। तो ये फॉर्मेट आपकी GSB की टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि कौन सी चीज कहां जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल इक्विटी कैपिटल है यहाँ पे, शेयर होल्डर्स फंड्स हैं, उसमें रिजर्व एंड सरप्लस है। पॉइंट C में तो कुछ भी नहीं आएगा। शेयर मनी यानी पॉइंट 2 में कुछ नहीं आता।
नॉन करंट लायबिलिटी मतलब जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती हैं, करंट लायबिलिटी मतलब क्या जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होती हैं वो सब हमें दिया हुआ है यहाँ पे। इट इज करंट एसेट्स दिए हुए हैं, नॉन करंट फिक्स्ड एसेट्स दिए हुए हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर नॉन करंट एसेट्स। तो ये पूरा एक फॉर्मेट है, पहले आप उसको लर्न कर लो। करेक्ट, पहले आप उसको प्लेस करके लर्न कर लो कि इस फॉर्मेट मुझे ये बैलेंस शीट डालनी है, वो कुछ नहीं करना है, सिर्फ कौन सा पर्टिकुलर आइटम किस पर्टिकुलर पॉइंट में जाता है यही आपको इसके अंदर लिखना है, नथिंग एल्स। इट्स अ वेरी इजी सम, बहुत ही इजी सम है और मोस्टली ये मार्क्स भी आई थिंक बहुत ज्यादा है इसके। चलिए तो इस फॉर्मेट में इसको फॉलो कर देते हैं कि ये कहां कहां जाएगा। चलिए मैंने भी एक यहाँ पे बना लिया है, तो आपके पास भी यहाँ सम तो है ही। तो पहला वाला इक्विटी कैपिटल है 14,52,000, तो ये कहां जाएगा, ये आपका जाएगा शेयर कैपिटल में। करेक्ट, ये आपका शेयर कैपिटल, इसके अंदर जाएगा आपका शेयर होल्डर्स फंड्स यानी इक्विटी कैपिटल। जरा देखते हैं इसको कैसे डालेंगे हम लोग, तो इसको हम यहाँ पे डाल देंगे। शेयर होल्डर्स फंड्स कितने रुपए का है, दैट इज कॉल्ड 14,52,000। शेयर होल्डर्स फंड्स के अंदर शेयर कैपिटल के टाइटल के अंदर डाल देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास लैंड है जो एक तरह की फिक्स एसेट्स है, तो ये इसमें कहा जाएगी, लैंड एक तरह की फिक्सेड है, तो ये फिक्सेड में टेंजिबल फिक्स एसेट्स के अंदर जाएंगी। चलिए एक मिनट रुक जाइए, हमें ना एक मिनट रुकिए, पॉइंट क्लियर हुआ हमारा। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लैंड है जो 19,50,000 रुपीज की है। तो अगर इस फॉर्मेट को हम देखें तो लैंड कहां जाएगी, तो लैंड हमारी आएगी फिक्स एसेट्स में, टेंजिबल एसेट के टाइटल में, बिकॉज ये एक प्रकार की टेंजिबल एसेट्स है। तो चलिए हम यहां पे डाल देते हैं नॉन करंट एसेट में लैंड 19,80,000। बेटा आपको ये एसेट का पैटर्न नीचे लगाना है, नीचे मैंने बाजू में लगाया है बिकॉज मुझे एक ही स्लाइड में सेट करना है, पर अगर आपको अपनी बुक में या अपने एग्जाम में इसके नीचे ये एसेट का लिखना होता है, जैसे वर्टिकल बैलेंस शीट बनानी होती है, हॉरिजॉन्टल नहीं। नेक्स्ट आते हैं, तो इसके बाद क्या बोला है, क्रेडिटर्स हैं। तो क्रेडिटर्स कहां जाएंगे भैया, ये जो हमारे क्रेडिटर्स हैं वो कहां जाएंगे, एक तरह की करंट लायबिलिटी है ये। तो देखिए आप करंट लायबिलिटी में जाएंगे तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, ट्रेड पेबल्स है, तो ऑब्वियसली ट्रेड पेबल्स ये कहां जाता है, ट्रेड पेबल्स में जाता है। चलिए देखें, तो इसको हम ट्रेड पेबल्स में लेके जाएंगे, करंट लायबिलिटी के टाइटल में ट्रेड पेबल्स में 3,63,000। चलिए नेक्स्ट आते हैं, उसके बाद बोला है करंट इन्वेस्टमेंट। तो इसके तो ऑलरेडी हमारे पास करंट इन्वेस्टमेंट के लिए टाइटल ऑलरेडी है, तो ये करंट इन्वेस्टमेंट एक तरह की एसेट है जो करंट एसेट है। तो याद देखिए करंट एसेट्स के लिए हमारे पास कौन सा पॉइंट है, या आप यहां ले सकते हो इट इज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और आप अदर नॉन करंट एसेट्स में डाल सकते हो। करेक्ट, बिकॉज करंट इन्वेस्टमेंट्स के लिए, चलिए तो यहां पे देख लेते हैं, यहां बात कर लेते हैं, इट इज करंट एसेट्स के टाइटल में जाएगा ये, इट इज करंट इन्वेस्टमेंट्स। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, बिकॉज करंट एसेट्स नीचे हैं, ये रहा करंट इन्वेस्टमेंट, यहां डालना होता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जनरल रिजर्व है। तो ये जनरल रिजर्व कहां जाएगा भैया, तो रिजर्व सरप्लस में जाएगा। तो ये रिजर्व सरप्लस कहां रखने के लिए बोला गया है, रिजर्व सरप्लस हमारे पास ऊपर है, बी नंबर पॉइंट शेयर होल्डर्स फंड्स के अंदर। तो हम यहां डाल देंगे रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व 3,63,000, क्या हमारा 363 है जी हाँ। नेक्स्ट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये एक तरह का इनटेंजिबल एसेट होता है। तो ये इनटेंजिबल एसेट जो है हमारे इनटेंजिबल टाइटल में जाएगा, इन एसेट्स टाइटल, ये इनटेंजिबल एसेट है, इनटेंजिबल एसेट्स में जाएगा, नॉन करंट एसेट्स में। तो यहां देखिए हमने नॉन करंट एसेट्स में इनटेंजिबल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 488 डाल दिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं, उसके बाद बोला है बिल्डिंग। बिल्डिंग एक टेंजिबल एसेट्स है, तो ये फिक्स एसेट के अंदर ही जाएगा, नॉन करंट एसेट्स बिल्डिंग। तो चलिए बिल्डिंग की बात कर लेते हैं, तो बिल्डिंग कहां जाएगा, वो भी टेंजिबल एसेट है, तो यहीं पे जाएगा भैया। तो ये कहां जाएगा, यहाँ पे फिक्स एसेट्स में टेंजिबल के अंदर ही आएगी बिल्डिंग,
7 लाख की। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बोला है प्रेफरेंस कैपिटल। तो प्रेफरेंस कैपिटल जो है ये भी शेयर कैपिटल का भाग है। तो ये कहां जाएगा शेयर कैपिटल के अंदर? देखिए शेयर कैपिटल यहां पे आता है, शेयर कैपिटल यहां पे जाएगा शेयर होल्डर्स फंड्स में। तो वही हम डाल दें यहाँ शेयर कैपिटल के अंदर। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 7,26,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया हुआ है 4,29,000 का। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एक तरह का प्रोविजन है, इट इज वन काइंड ऑफ करंट लायबिलिटी। करेक्ट, ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन नहीं है। करेक्ट, तो ये करंट लायबिलिटी के अंदर जाएगा। फिर देख लेते हैं। तो यहाँ करंट लायबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म प्रोविजन 4,29,000 ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जाएगा। ये रहा हमारे पास शॉर्ट टर्म प्रोविजन नॉन करंट लायबिलिटी। आगे बढ़ते हैं। प्लांट एंड मशीन्स, और भी कोई हो तो देख लेते हैं। तो प्लांट एंड मशीन जाएगा टेंजिबल, एक तरह की टेंजिबल एसेट्स है। तो ये कहां जाएगा? टेंजिबल एसेट्स में। तो ये रहा हमारे पास टेंजिबल एसेट्स का टाइटल फिक्स एसेट के अंदर। तो वहीं हम डाल देंगे इसको। तो ऑलरेडी यहाँ पे एक जगह रखी है प्लांट एंड मशीनरी 6,60,000। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या बोला है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये एक तरह का प्रोविजन ही है बराबर। तो ये प्रोविजन में ही जाएगा इन करंट लायबिलिटी टाइटल। तो देखिए आपके पास करंट लायबिलिटी का टाइटल है, उसमें आप इसमें शॉर्ट टर्म प्रोविजन में डाल सकते हो, अदर करंट लायबिलिटी में डाल सकते हो। अब आपके में कहां डाला है? अदर करंट लायबिलिटी में। करेक्ट, 3,63,000। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट। नाउ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज अ करंट एसेट्स 3,30,000। चलिए देखते हैं। तो ये कहां जाएगा? करंट एसेट्स के अंदर जाएगा। और यहाँ ऑलरेडी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अलग से दिया हुआ है, उसी के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर 3,30,000 डाल देंगे ग्रुप के अंदर लेजर बना के। चलिए फिर क्या है हमारे पास? देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, तो ये भी शेयर कैपिटल का हिस्सा है, लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस का हिस्सा एक प्रकार का रिजर्व है। तो रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। तो देखिए ऊपर आपका रिजर्व भी होगा, रिजर्व एंड सरप्लस में ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जाता है शेयर होल्डर्स फंड्स में। तो चलिए हम वो भी देख लेते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 14,52,000। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18% डिबेंचर एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। करेक्ट, ऑल लोन फ्रॉम बीओबी इज ऑल्सो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी 7,26,000। तो इन दोनों को साथ में ही ले लेते हैं। 15% डिबेंचर एंड लॉन्ग लोन फ्रॉम बीओबी, ये दोनों हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं। तो ये कहां जाएंगी? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आएगा। ये देख लेते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 726 प्लस लोन, ये मैंने दूसरा ले लिया, ये रहा लोन फ्रॉम बीओबी 7,26,000। अब यहां पे क्या हो रहा है? नेक्स्ट आते हैं। हमने बीच का नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नहीं देखा 792 का स्टॉक। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कहां जाएगा? वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एसेट साइड, बिकॉज इन्वेस्टमेंट एक एसेट है। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अलग से हमारे पास टाइटल ही है, तो वो हमने ऑलरेडी डाल रखा है। ये देखिए, बिकॉज मैंने बीच में डाला था, मैंने ये डाला, फिर ये डाला था, फिर ये डाला था। तो प्रॉब्लम क्या हुआ? मैंने इन दोनों को भी ले लिया, तो बीच में ये भी इफेक्ट आ गई थी। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 7,22,000 हमारा यहाँ पे चला जाएगा नॉन करंट एसेट्स में। और स्टॉक जो है वो हमारी करंट एसेट्स है। तो स्टॉक कहां जाएगा? स्टॉक का अलग से हमारे पास यहाँ पे दैट इज इन्वेंट्रीज का अलग से टाइटल है। तो इसको हम स्टॉक्स हम इन्वेंट्रीज में डाल देंगे। तो यहाँ हमारे पास इन्वेंट्रीज आ जाएंगी करंट एसेट्स के अंदर। और अब हमारे पास कुछ भी और नहीं है डालने के लिए, तो हम क्या करेंगे? ऊपर से टोटल मारते हुए जाएंगे। ये नॉन करंट लायबिलिटी आ गई बराबर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आ गई। अब इसके बाद तो हमने इसका पहले टोटल लगा लेंगे, दैट इज पॉइंट नंबर 1 का टोटल लगा लेंगे, इक्विटी प्रेफरेंस रिजर्व्स। तो इन सब का टोटल लगा लो 14,32,000, 7,26,000, 3,63,000 कैलकुलेट करते जाइए, 14,52,000। तो टोटल आ जाएगा 39,93,000। फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दोनों आ चुकी हैं। देखिए अब टाइटल अगर आप देखते जाएं, इट इज नॉन
नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है हमारे पास और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, सॉरी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ही है और बाकी कुछ भी नहीं है हमारे पास। डिफर्ड टैक्स, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो वो खाली ही रहेगा। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो इन दोनों का टोटल कर दीजिए। इन दोनों का टोटल यहां आ जाएगा पॉइंट नंबर 2 में, करेक्ट। इसका टोटल आएगा 14,52,000। चलिए अब करंट लायबिलिटी में कितनी चीजें आती हैं, तो करंट लायबिलिटी में हमारे पास शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। तो हमारे पास शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स नहीं है, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन तो है, तो ए वाला पार्ट तो नहीं है हमारे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, तो वो खाली रहेगा। अब इन तीनों का टोटल करेंगे 363 प्लस 363 प्लस 3 प्लस 363 प्लस 429, आपका टोटल आएगा 11,55,000। और आप इनको प्लस करेंगे 11,55,000 प्लस 14,52,000 प्लस 39,93,000, तो आपका आंसर आएगा 66 लाख रुपीस। तो वो आपका आ गया। अब फिक्स एसेट्स में ये तीनों चीजें आ गई, इंटेंजिबल भी आ गई, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी आ गए। देखिए फोकस करिए यहाँ पे, टेंजिबल इंटेंजिबल आ गया, ये नहीं था, इंटेंजिबल डेवलपमेंट भी नहीं था, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आ चुका है। अब डिफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन और अदर नॉन करेंट एसेट्स, तो ये नहीं है हमारे पास, तो वो खाली रहेंगे हमारे पास। तो अब इनका टोटल निकालेंगे, इट इज 19,80,000 प्लस 7 लाख प्लस 6,60,000 प्लस 4,88,000 प्लस 7,92,000, इट इज 46,20,000 हमारा आंसर आएगा। नाउ नेक्स्ट इज करंट इन्वेस्टमेंट। और ये करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, तो करंट एसेट नीचे ही है, तो करंट इन्वेस्टमेंट आ गया, इन्वेंट्री आ गया, ट्रेड रिसीवेबल भी आ गया था और कैश इन्वेस्टमेंट भी आ गया था। शॉर्ट टर्म लोन और अदर करंट एसेट्स नहीं आए हैं, जैसा करंट इन्वेस्टमेंट, स्टॉक और कैश इन्वेस्टमेंट ही है। तो ट्रेड रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म लोन और अदर करंट एसेट्स नहीं है, ट्रेड रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म लोन और अदर करंट एसेट्स नहीं है, तो जैसा है वैसा आप लिख देना है। और अब इन तीनों का टोटल करेंगे, दैट इज 9,90,000, 6,60,000, 3,30,000, इट वाज 10 lakh, दैट इज 19,80,000। देख लेते हैं, इट इज 19,80,000, टोटल हो जाएगा 66 लाख रुपीज। ये पूरा सम खत्म हुआ। इस सम को करने से पहले हमेशा इस फॉर्मेट को लर्न कर लें, बिकॉज जो भी है इस फॉर्मेट का ही खेल है। फॉर्मेट का वो क्लियर मार्क्स मिल रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हो। क्लियर हो गया, फॉर्मेट में डाल दिया, सम कंप्लीट हो गया, हमारा सेक्शन भी कंप्लीट हो गया।